दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिले संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में जिन कुछ मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा उल्टा पुल्टा बोला गया है, सबसे ज्यादा गलत बयानी की गई है, उनमें एक मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने तरह तरह की बातें की हैं। जो आरक्षण के जो भारतीय प्रावधान है, हमारे देश में जो प्रावधान है, उससे ज्यादा मेल नहीं खाता। सबसे अधिक गलत बयानी अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब जैसे अभी एक बड़े नेता ने कह दिया कि अपने यहाँ जो आरक्षण है वो तो गरीबी के आधार पर है। और वो कौन है? वो राजनाथ सिंह जैसा वरिष्ठ नेता, देश का एक बहुत बड़ा नेता, रक्षा मंत्री। अब उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी कोई गलत मंशा रही होगी, वो आमतौर पे बहुत उटपटांग काम या उटपटांग बात नहीं करते हैं, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने बोल दिया कि आरक्षण जो है वो गरीबी के नाम पर है, गरीबी उसका आधार है। अब भारत के संविधान में या आरक्षण के जो अन्य नोटिफिकेशंस हुए हैं उसमें कहीं गरीबी का प्रावधान नहीं है। ये सामाजिक और शैक्षिक आधार है आरक्षण का, जो भारत में शुरू से अपनाया गया और यही हमारा संविधान बताता है। लेकिन बहरहाल माननीय प्रधानमंत्री की गलत बयानियां तो अद्भुत हैं। उन्होंने सबसे पहले जो बात कही कि आरक्षण जो है उसको, मुसलमानों के लिए जो आरक्षण है उस पर उन्होंने कहा कि आरक्षण जो है मुसलमानों को दे दिया गया। अब उनको कौन बताए कि मुस्लिम लोग जो हैं, जो खासकर ओबीसी लोग हैं, उनके लिए आरक्षण भारत में पहले से विद्यमान है, पहले से मौजूद है। मंडल आयोग की जिस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी को मिलता है आरक्षण, उसमें हिंदू ओबीसी, मुस्लिम ओबीसी सभी हैं, उसमें कहीं बार नहीं किया गया है। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पे कहा गया है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। 31-22 पैरा 31-22 31-22 ये साफ कहता है कि पिछले अध्याय पैरा 12-22 में हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी की आबादी कुल आबादी की करीब 52% बताई गई है। इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% पद आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय के तमाम फैसलों के खिलाफ जाता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत आरक्षण की कुल मात्रा 50% से नीचे होनी चाहिए। इसे देखते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण एससी एसटी के लिए निर्धारित 22.5% आरक्षण को जोड़कर 50% से नीचे होना चाहिए। फिर कानून के हिसाब से मंडल आयोग की रिपोर्ट अपने पैरा 31-22 में यह सिफारिश करती है, और वो ये सिफारिश है कि कानूनी बाध्यताओं को देखते हुए आयोग ओबीसी के लिए सिर्फ 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश करता है। अब ये जो सिफारिश है इसमें हिंदू मुसलमान सभी शामिल हैं और इसीलिए मुस्लिम लोगों को भी मिलता है। तो ये कहना कि धर्म के नाम पर आरक्षण किया गया है, ये बिल्कुल सरासर गलत है जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा। अब दूसरी बात जो जानकारी देने लायक है आम दर्शक, आम पाठक को, कि जिन कुछ राज्यों में मुस्लिम्स के लिए अलग 4% आरक्षण दिया गया, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। कुछ जगहों पर बाकायदे सर्वेक्षण करा करके मुस्लिम आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। अब इसमें एक कर्नाटक भी है, उस पर भी आपत्तियां उठी और वो मामला भी लंबित है, उस पर भी विवाद चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो प्रावधान है वो भारत सरकार ने किए हैं या केंद्रीय स्तर पर किए हैं। जिन राज्य सरकारों ने ऐसा किया कि धार्मिक आधार पर आरक्षण देने का उन्होंने कोई कानून बनाया अपने स्तर पर, उनको कोर्ट में स्वीकृति मंजूरी नहीं मिली थी। और आपको ये भी बता दूं, तो कर्नाटक को अगर एक एक्सेप्शन लिया जाए जहां सर्वेक्षण के आधार पर यह दिया गया था, तो देश में कहीं भी जो आरक्षण की व्यवस्था की गई धार्मिक आधार पर, उसको खारिज किया कोर्ट ने, कहीं टिका नहीं। और कर्नाटक में भी इस पर मामला लंबित है। तो ऐसी स्थिति में यह कहना कि जो मौजूदा विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, जब वो शासन में थी तो मुसलमानों को आरक्षण दे दिया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये मंडल आयोग की रिपोर्ट की रोशनी में दिया गया था और उसके पहले भी अगर आप देखें कई राज्यों में जहां आरक्षण लागू किया गया था मंडल से पहले, वहां भी इसी तरह का फार्मूला अख्तियार किया गया था। तो ये एक तो बहुत तथ्यपूर्ण ढंग से
इस बात को सामने लाया जाना चाहिए। अगर देश के बड़े पदों पर आसीन लोग गलत बयानी करेंगे तो इससे देश में एक मैसेज गलत जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों कि आरक्षण को लेकर जो बार बार बात कही जाती है कि अब जैसे अभी हाल में कही माननीय प्रधानमंत्री ने कि नेहरू जी का अगर अगर चलती तो कभी SC ST को आरक्षण नहीं मिलता। अब ये बात एक राजनीतिक नेता द्वारा चुनाव के दौरान कही गई है बात। वोटों का जो निर्धारण है या चुनाव में वोट पाने के लिए अगर कही गई है तब तो ठीक है, क्योंकि लोग चुनाव में वोट पाने के लिए कुछ भी आजकल कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर तथ्यों की रोशनी में देखा जाए तो यह सरासर गलत है। अगर OBC आरक्षण के बारे में वो कहते तो थोड़ी बहुत उसमें सच्चाई होती, लेकिन SC ST आरक्षण के बारे में तो हरगिज ये बात सही नहीं है, क्योंकि SC ST जो आरक्षण है भारत में वो संविधान में शुरू में ही आ गया था। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संविधान बनने से पहले ही भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के नेता जिसमें कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर दोनों के बीच में एक सहमति उभरी थी और वो पुणे पैक्ट था, जो यरवड़ा जेल में महात्मा गांधी जब अनशन कर रहे थे तो उसको खत्म करवाने के लिए बाबा साहब को कंप्रोमाइज करना पड़ा और उनको अलग निर्वाचक मंडल की मांग से पीछे हटना पड़ा था। तो वहां पे बुनियाद पड़ी थी इस मामले की, रिजर्वेशन की। और इसके पहले भी अपने देश में कई ऐसे सूबे थे, कई ऐसे शाही सूबे थे, रॉयल्टी जहां थी वहां भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और सबसे पहले ये जो की गई थी वो आपको बताऊं साहू जी महाराज के राज में की गई थी, जो आज महाराष्ट्र का कोल्हापुर कहलाता है। तो भारत में आरक्षण की जो परंपरा है, जो विरासत है, वो बहुत ही विशिष्ट है और उसको आइडेंटिफाई आराम से किया जा सकता है। वो कोई प्राचीन काल में नहीं जाती। प्राचीन काल में या उसके बाद के कुछ वर्षों तक तो कुछ ही लोगों को आरक्षण था, अनरिटन था, कोई उसके लिए संविधान नहीं था। जैसे पढ़ाई का अधिकार सिर्फ इस देश की जो उच्च कुलीन जातियां अपने को कहती थीं या जिनके बारे में कहा जाता था सिर्फ उनको था। तो अघोषित आरक्षण तो सिर्फ इस देश में कुछ ही जातियों, कुछ ही वर्णों को था, जो अपने देश की जो पौराणिकता है, जो अपने देश का जो वैदिक साहित्य है उसमें उपलब्ध है। लेकिन जो लीगल कानूनी तौर पे वैध ढंग से आरक्षण की जो परिपाटी शुरू हुई वो अगर देखा जाए तो संविधान से शुरू हुई और उसके पहले आजादी की लड़ाई के दौरान शुरू हुई। तो SC ST का आरक्षण इस तरह से संवैधानिक है। उसमें नेहरू हो या पटेल हो या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, उसमें व्यापक ही नहीं सर्वसम्मति से हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, जो OBC का आरक्षण था, OBC के आरक्षण के बारे में भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शुरुआत पहले ही कर दी थी। हमारे देश में संविधान का जो आर्टिकल 340 है वो बाकायदे OBC के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त करता है और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था या एफर्मेटिव एक्शन जो भी आप कह लीजिए, उसके लिए बाकायदा एक कमीशन की नियुक्ति की सिफारिश करता है। यहां पर जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनसे बाबा साहब का जरूर टकराव हुआ था। तो ये कुछ तथ्य जो मैं आज जरूरी था मुझे पेश करना, मुझे लगा कि ये जरूर पेश करना चाहिए। और दोस्तों मैं आरक्षण पर आगे भी बोलता रहूंगा। आरक्षण पर मैं 2-3 एपिसोड आपके सामने पेश करूंगा जिससे इस बात की सफाई हो जाए कि आरक्षण कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है। सच्चाई यह है कि 1990 में अगर मैं आपको बताऊं कि जब आरक्षण का ऐलान किया गया था, VP सिंह साहब ने 7 अगस्त 1990 को किया था OBC आरक्षण का, तो जिन बहुत सारे दलों ने, विचारधाराओं ने सपोर्ट किया था, तो बहुत सारे दलों और विचारधाराओं के लोगों ने विरोध भी किया था। अब आज तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो आरक्षण की समर्थक है, ये बात वो कहती है ना। लेकिन सच पूछिए तो RSS जो है और भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके जो बहुत सारे छात्र युवा संगठन है, उन्होंने मंडल के खिलाफ अभियान चलाया था। और मंडल के खिलाफ जो अभियान था, VP सिंह द्वारा जो जारी जो उद्घोषणा थी, उसके खिलाफ जो अभियान था वो पूरे देश में चला, खासकर उत्तर भारत में। उसमें पटना में जो सबसे बड़ा जुलूस निकाला गया था, वीर चंद पटेल पथ पर निकाला गया था। एक सड़क का नाम है। मैं उन दिनों नवभारत टाइम्स का रिपोर्टर था, उसी पटना में, दिल्ली से यहां से गया था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह जो RSS से जुड़े छात्र युवा संगठन हैं,
बीजेपी से जुड़े जो संगठन हैं वो कैसे उस आंदोलन का या उस एजिटेशन का नेतृत्व कर रहे थे। तो वो भी खुलेआम सबके सामने है कि किस तरह बीजेपी आरएसएस के लोगों ने विरोध किया था। हाँ, बड़े नेता सामने नहीं आए थे, लेकिन जो छुटभइये नेता थे, बीच के नेता थे, मझोले कद के नेता थे और जो नए युवा थे वो उन्होंने विरोध किया था, खासकर युवा संगठनों ने। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी जीवनी जो लिखी है, बायोग्राफी, अगर आप ऑटोबायोग्राफी, इसका नाम है माई कंट्री माई लाइफ, ये किताब है दोस्तों, ये किताब है आडवाणी जी की। और इस किताब के अगर पेज संख्या 446 447 पर आप जाएं तो इसमें बहुत डिटेल में लिखा गया है, स्वयं आडवाणी जी ने लिखा है कि किस तरह वीपी सिंह ने इस मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का ऐलान एक तरफा कर दिया। हम लोगों से डिस्कशन नहीं किया, जबकि हम लोग चाहते थे कि उसको हम लोगों से डिस्कशन किया जाए और तब बात की जाए। दूसरी बात कि उन्होंने ये भी कहा है, आडवाणी जी ने, कि हमारा ये कहना था कि आप इस तरह से एक तरफा ऐलान नहीं कर सकते, आप उसमें कोई न कोई, ये भी किताब में लिखा है उन्होंने कि कोई न कोई इकोनॉमिक क्राइटेरियन जरूर लाना चाहिए था उसमें, जबकि आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, आर्थिक नहीं। लेकिन ये आर्थिक जो मामला है हमेशा से आरएसएस बीजेपी के नेताओं में या पूरे राइट विंग नेताओं में हमेशा से रहा है, यहां तक कि कई वामपंथी नेताओं में भी रहा है कि इसको आर्थिक आधार दे दिया जाना चाहिए, जबकि संविधान में यह बिल्कुल नहीं है। यही वो कारण है जिसके कारण आपको याद होगा जब 2015 का बिहार में चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तो मोहन भागवत ने कहा कि आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, और इसी एक बयान के कारण बीजेपी की भद्द पिट गई और बहुत बुरी तरह से उसकी हार हुई आरक्षण के मुद्दे पर। लेकिन मोहन भागवत का जो विचार मंथन है वो रुका नहीं। आरएसएस के उसी विचार मंथन का परिणाम था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी तो 2019 के चुनाव से ऐन पहले ईडब्ल्यूएस आ गया। ईडब्ल्यूएस जो है, इसका भारत के संविधान में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। आर्थिक आधार पर अपर कास्ट के कथित गरीब लोगों को आरक्षण देने की कोई व्यवस्था भारत के संविधान में नहीं है, लेकिन 3-2 से यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया। पहले तो 103वां संविधान संशोधन किया गया था पार्लियामेंट में प्रचंड बहुमत के आधार पर, और फिर उसको इंडोर्समेंट जो मिला वो सुप्रीम कोर्ट से मिल गया जब उसको चुनौती दी सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों ने, तो अब वो देश का कानून बन गया। लेकिन सच यह है कि भारत के संविधान के वह अनुरूप नहीं है, ये मैं बात अपनी कह सकता हूं, और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से विनम्र असहमति प्रकट करता हूं। क्यों? क्योंकि वो हमारे संविधान सभा में नहीं है, वो हमारे संविधान सभा के किसी डेलिब्रेशन में नहीं है, वो प्रावधान ही नहीं बनता है आर्थिक आधार पर आरक्षण का। इसी तरह से सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण की जो व्यवस्था थी उसमें भी कई तरह के व्यवधान लगाए गए। ईडब्ल्यूएस में अन्य वर्गों को शामिल करने की भी बात उसी समय 3-2 के जजमेंट में 2 जजों ने की थी, उसमें चीफ जस्टिस उस समय के यूयू ललित साहब भी थे और जस्टिस भट्ट भी थे, लेकिन उस पर भी कोई विचार नहीं हुआ क्योंकि वो माइनॉरिटी जजमेंट था। तो इस तरह से ये बातें मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि तथ्यों पर बात की जाए और केवल गप न की जाए। चुनाव में वोट को भुनाने के लिए लोगों को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। वोट आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तमाम मुद्दों पर आप लीजिए, विकास के मुद्दे पर लीजिए, लेकिन गलत बयानी के आधार पर लोगों को अगर आप उनसे वोट लेते हैं तो मुझे लगता है कि लोगों को अज्ञान के अंधकार में आप डुबोते हैं। और बिल्कुल आखिर में दोस्तों, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दामन साफ नहीं है। तो ये कुछ पहलू हैं जिसके आधार पर मैं आज ये कह सकता हूं कि सबसे अधिक अगर आरक्षण के विरोध में कोई पार्टी रही है जो मन से और अपने अपने दिमाग से जो आरक्षण को पसंद नहीं करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें कोई तथ्यों का कहीं भी मैं की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। आप हिमाचल के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान को देख लीजिए, बिहार के नेताओं के बयान को देख लीजिए, आप दिल्ली के नेताओं के बयान को देख लीजिए, गुजरात के नेताओं के बयान को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के नेताओं के बयान को देख लीजिए, बीजेपी के टॉप, आप पाएंगे कि हर जगह। और आप देख लीजिए ना, अभी जब आया है महिलाओं के आरक्षण का विधेयक पार्लियामेंट में, जिसको पास कर दिया गया, उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई।
जबकि एक समय गोपीनाथ मुंडे जैसे, उमा भारती जैसे बीजेपी के जो स्टॉलवर्ड्स थे, उन्होंने इसकी वकालत की थी, लेकिन इस बार नहीं शामिल किया गया है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिससे आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो दामन है वो साफ नहीं है, लेकिन वो इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं, और वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर। मुझे लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि हर कीमत पर हिंदू राष्ट्र को बनने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही डिजास्टरस होगा। ये हमारे देश के समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत ही डिजास्टरस होगा। तो वो तो उन्होंने भी ये कहा था। तो दोस्तों, आज आरक्षण पर इतना ही, लेकिन आरक्षण पर फिर हम आगे आपसे जरूर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।